नमस्कार। ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले एग्जाम को मद्देनज़र ये सीरीज चलाई जा रही है। आशा करता हूँ आपको इसमें एग्ज़ाम्स को फेस करने में काफ़ी आसानी होगी। करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना कोई किसी भी एग्ज़ाम को बीट करना पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC ये भी चर्चा में था, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। ये जो है IPCC, ये संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, ठीक है, एक निकाय है। इसका काम क्या है कि जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं? टोटल है 195 कंट्रीज। इसके अंदर यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस WMO, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विभाग संगठन, ये दोनों मिलके IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को चलाते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि कोई जलवायु में परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों का जितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर में होना चाहिए वो होता है, वो है या नहीं है। तो ये जान लेते हैं पहले कि ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैस हमारी होती है मेथेन। मैं केमिकल नाम भी लिखता जाऊंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथेन CH4 से लिखते हैं, मेथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कौन सी गैस है ये? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगली है ओजोन O3, कौन सी है? ओजोन O3, ओजोन है, ओजोन को O3 से लिखते हैं। और अगली है वाटर वेपर, वाटर वेपर, जल वाष्प बोलते हैं इसे, जल वाष्प। ये सबसे बड़ा कारक होता है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में। सबसे बड़ा इफेक्टिव रीजन होता है वाटर वेपर का। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में टोटल 6 गैसें हैं, 6 गैसों के बारे में मैंने बताया, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, ये जलवाष्प और O3 ओजोन। एक और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट करके बताया है मैंने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन को C से, क्लोरो को Cl से और फ्लोरो को F से। मैंने बताया है CClF2 R22 का और R12 का एग्जाम्पल देके आप चाहें तो पिछली जो सीरीज है करंट अफेयर्स की इसकी, उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, O3 और वाटर वेपर, ये 6 गैसें हुई। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में वाटर वेपर की जगह पे सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी दे देता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को कैसे लिखते हैं? SF6, हेक्सा मतलब 6, फ्लोराइड F, सल्फर मतलब SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो टोटल 6 गैसें हैं, वाटर वेपर और सल्फर हेक्साफ्लोराइड इनमें रिप्लेस कर दिया जाता है कभी कभी। क्लियर है? अब देखते हैं ये क्या करता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं हमारी, ग्रीन हाउस गैस इस फिगर में से समझते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के ऊपर एक अलग टाइप का एटमॉस्फेयर बनाती हैं, अलग टाइप की एक लेयर बना देती हैं। ये आप लेयर देख रहे हैं, ये लेयर जो गैसों की बनी हुई है, इनमें जो 6 गैसों का मैंने नाम लिया वो सारी गैसें इसमें अवेलेबल होती हैं। इन गैसों का मेन काम क्या होता है? सूर्य से जो भी किरणें निकलती हैं, सूर्य से जो गर्मी आती है, आप लगाइए हीट जो आती है, सूर्य से जो हीट आती है उसको टोटल अर्थ में नहीं पहुंचती है।
टोटल अर्थ में पहुंचने से रोक देती है। जैसे 50% अगर मान लीजिए अर्थ सूर्य की किरणें आना चाहती हैं, मान लीजिए सूर्य की किरणें पृथ्वी को क्रॉस कर पृथ्वी के पास पहुंचना चाहती हैं, तो 30% को तो ये लेयर 30% को तो वापस कर देती है, 20% ही पृथ्वी तक आ पाता है। और जो 20% पृथ्वी तक आ पाता है उसे अपने पेड़ पौधे, वाटर, जल, समुद्र भी तो है, पृथ्वी पर समुद्र की मात्रा बहुत ज्यादा है, पृथ्वी पर समुद्र और अपने पेड़ पौधे ये सब अवशोषित कर लेते हैं, और पृथ्वी का कुछ स्थल पार्ट भी अवशोषित कर लेता है। कैसे? अब देखिए, इसमें यहाँ पे ट्रेवल की और ट्रेवल करके फिर वापस जाना शुरू की तो पहले कुछ भाग तो इसने अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद कुछ उष्मा का पार्ट जब बाहर जाने लगा तो उसे इन्हीं गैसों ने, इन्हीं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन गैसों ने उसे फिर से रोक दिया तो कुछ तो वापस आ गई और कुछ एटमॉस्फेयर में चली गई। कुछ जो वापस आई वो इस पृथ्वी के चारों ओर का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। तभी यही एक रीजन है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। हम और ग्रहों पे पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं संभव हो सका है पृथ्वी की अपेक्षा और ग्रहों पे? पृथ्वी के पे यही एक रीजन है, ग्रीन हाउस गैसेस, जिन गैसों के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, टेम्परेचर मेंटेन हो सका है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पृथ्वी का। अगर ये गैसें ना होती तो क्या होता? अगर ये गैसें ना होती तो रात में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती, या ठंड के मौसम में जो ठंड पड़ती है, ठंड के मौसम में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती कि हम उसे झेल ना पाते। गर्मी के मौसम में इतना ज्यादा गर्म होता कि हमारी स्किन जल जाती, हम रह ना पाते। क्लियर है? इसी से रिलेटेड है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी। आप हम सब ने सुना हुआ है, सब ये कोई नई चीज नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्या है कि एक नेचुरल घटना है। पृथ्वी के सतह को गर्म रखने के लिए, पृथ्वी का जो सतह होती है पृथ्वी की, उसे गर्म रखने के लिए, मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मदद करती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन्हीं को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है? ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं? ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? जल वाष्प। ये यहां पे जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये है जल वाष्प, जल, समुद्र का पानी जो वाटर वेपर बनता है और एटमॉस्फेयर में जाने लगता है। क्लियर है? ये था आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है? क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में जो पिछली वीडियो मैंने कवर की है करंट अफेयर्स की सीरीज में, आप करंट अफेयर्स की सीरीज में उठा के देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में, तो उसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में अभी अनाउंस हुआ है, उसके बारे में काफी इलोबरेट करके मैंने सारे पुरस्कारों के बारे में बताया हुआ है। उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूं। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले जो पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था, और पहले इसकी राशि थी 7.5 लाख, 7.5 लाख। अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। जो विजेता होगा, जो विनर होगा इसका, उसे 25 लाख रुपीज दिए जाएंगे। कितने रुपए? 25 लाख रुपीज, 7.5 लाख से बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? ये कवर करना इसमें जरूरी था क्योंकि प्राइस चेंज हुए हैं अभी हाल में ही, तो इनका एक क्वेश्चन बन सकता है। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपीज मिलते थे, 5 लाख रुपीज, जो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख रुपए। ठीक है? 15 लाख, ध्यान रखेंगे, 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है कि ये 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया है पिछली वीडियोस में, फुल इलोबरेट किया हुआ है। तो जो लाइफ टाइम अवार्ड है और एक रेगुलर अवार्ड होता है, तो लाइफ टाइम अवार्ड की राशि थी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर भी कर दिया गया है 15 लाख रुपए। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले 7.5 लाख रुपए था, 7.5 लाख। द्रोणाचार्य को 5 लाख से 15 लाख। और ध्यानचंद पुरस्कार को भी, विनर को भी 5 लाख रुपए ही दिए जाते थे, जो अब बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिए गए। ठीक है? ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ये खेल जगत में कुछ चेंजेज आए थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को लेके। पिछला वीडियो ध्यान से देख लेंगे, और भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, उनके बारे में मैंने फुल इलोबरेट किया हुआ है।
तो उनमें खिलाड़ियों के नाम भी हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपने रोहित शर्मा जी ने जीता हुआ है, और कुश्ती में भी जीता हुआ है। कई ऐसे हैं, 5 लोग हैं टोटल जिनका जीता गया है, मैंने नाम उसमें दे रखा है, तो आप उसे एक बार जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, अगला देखते हैं, CCS, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। CCS ये अभी चर्चा में था। CCS है क्या? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो होता है ये आरबीआई ने किया हुआ है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये क्या होता है कि ये सर्वे साल दर साल हर 2 महीने पे, हर 2 मंथ पे जारी किया जाता है। हर 2 मंथ पे एक सर्वे आरबीआई ये करा देती है इस टाइप का। ये आरबीआई इसलिए कराती है कि आरबीआई ये कराने से उसे मौद्रिक नीति की समीक्षा करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति की समीक्षा करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। मौद्रिक नीति के बारे में अभी मैंने भी इसके बारे में भी करंट अफेयर्स बनाया हुआ है, करंट अफेयर्स का एक वीडियो, कि आरबीआई की मौद्रिक नीति अभी अगस्त में ही चेंज हुई है। ठीक है, तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें भाई मौद्रिक नीति में ही डिसाइड होता है कि हमारा रेपो रेट कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा। ठीक है, तो रेपो रेट मोटा मोटा बता देता हूं इसमें भी। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है कि बैंक आरबीआई से जो पैसा उधार लेते हैं, बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, तो बैंक जो इंटरेस्ट आरबीआई को देते हैं, भाई हम लोन लेने जाएंगे बैंक से तो हम इंटरेस्ट देंगे उसे, तो सेम चीज यहां पे भी है। बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, सबका सेंट्रलाइज बैंक आरबीआई है, तो सारे बैंक आरबीआई के पास जाके उधार लेते हैं, तो जो उधार लेते हैं उस पर बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, वो अभी 4% चल रहा है हाल फिलहाल में, ये ध्यान रखेंगे। ये जानकारी के लिए आप वो वीडियो रिवाइज करेंगे, उसमें मैंने फुल विस्तार से बताया हुआ है आरबीआई की मौद्रिक नीति वाला। रेपो रेट ये होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि बैंकों के पास जैसे पैसे ज्यादा हो जाते हैं, जब बैंकों के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो बैंक उनको क्या करते हैं कि उनसे इंटरेस्ट कमाने के लिए वो पैसे आरबीआई को दे देते हैं, जो आरबीआई को जमा कर देते हैं, तो आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये अभी कितना डिसाइड किया गया है? ये अभी डिसाइड किया गया है हमारा, ये हमेशा कम होता है। रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होता है, ये 3.35% रखा गया है। क्लियर है? ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये पूछ लेगा एग्जाम में, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किससे रिलेटेड है, तो भैया ये फिनेंस से रिलेटेड है। आरबीआई आरबीआई ये सर्वे कराती है। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, ये सुनने में ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, ये मैंने क्या उठा लिया, बट यकीन मानिए यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछे जा चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में पिछले 2019 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मैंने खुद ने दिया था अटेम्प्ट, और मुझे टाइम लग गया था इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को इसमें पुटअप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए, दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे। घास खाने वाले, जो भी घास खाने वाले जीव होते हैं, जो भी जीव घास खाते खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता, क्लियर है? प्राथमिक उपभोक्ता, ये सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वो एग्जाम में 2-3 टाइप से घुमा के 4 ऑप्शन दे देता है, और 1 2 2 1 3 2 3 1 ऐसे करके ऑप्शन दे देता है, और हम कंफ्यूज कर जाते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। घास खाने वाले जो भी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं, और घास इटसेल्फ, घास अपने आप में एक प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक जो अपने आप पैदा होती है। ठीक है, घास को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी उपभोक्ता बोल दिया जाता है। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं द्वितीयक उत्पादक। उत्पादक पहले देख लेते हैं। द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं कि जो घास को खाते हैं और उनको जो खाता है। इसमें देख लेते हैं। देखिए, घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डा,
तो घास तो उत्पादक हो गई, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि घास को टिड्डे ने खाया। अब टिड्डे को किसने खाया? टिड्डे को मेढक ने खाया। तो मेढक ने खाया तो मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। मेढक को सर्प ने खाया तो मेढक हो गया तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, किसी चीज का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहा जाता है। तो सबसे पहले जिसने घास फूस खाया शाकाहारी था, उसी जिसने खाया घास फूस को वो प्राथमिक हुआ, उस घास फूस खाने वाले को जिसने खाया द्वितीयक हुआ, द्वितीयक को किसने खाया? सर, जैसे मेढक को सर्प ने खाया तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और सर्प को बाज उठा ले जाता है, बाज खा जाता है, तो वो सबसे उच्च उपभोक्ता हो गया। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जवाब देके बताइएगा, मनुष्य, मनुष्य किस टाइप का उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, कौन सा है? बताइएगा। देखिए, पढ़ने की आदत डालिए। 2-4 मिनट 10 मिनट की वीडियो में पढ़ाई नहीं होती। अगर पढ़ना है तो आप अपने आपको आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पढ़ने की आदत डालिए। जब आधे घंटे आप पढ़ पाएंगे, कंटिन्यूस बैठ पाएंगे, फिर 1 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, तब पढ़ाई हो पाती है। 10 मिनट की वीडियो में कोई पढ़ाई नहीं होती। 10 मिनट की वीडियो में केवल हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है? तो इसलिए घास हुआ प्राथमिक उत्पादक, टिड्डा शाकाहारी, मैंने ये सब इसमें टाइप किया हुआ है। मेढक मांसाहारी होता है, और ये कौन सा है? ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। सांप मांसाहारी होता है, लेकिन ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है। मोर, बाज, ये सब उच्च कोटि के वो हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये क्या करता है? इसका लोगो कुछ इस टाइप का होता है, जैसा मैंने बनाया हुआ है। मौसम, जलवायु, जल संसाधन इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करता है। कौन कौन सा? मौसम, जलवायु, जल संसाधन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है? यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। इसका जो है निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 23 मार्च 1950 को इसका निर्माण हुआ था। याद होगा तो 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। इसी रीजन से मनाते हैं क्योंकि इसकी स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। 23 मार्च तो 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है उस दिन। अभी हाल फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ? जेनेवा पे, जेनेवा में। ठीक है? स्विट्जरलैंड में कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा। ठीक है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। और इसके हाल फिलहाल में महासचिव कौन है? महासचिव हैं इनके, इस संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के, पेटेरी तालस। पेटेरी नाम थोड़ा सा अटपटा है, पेटेरी तालस। ये फिनलैंड के रहने वाले हैं, फिनलैंड। ठीक है? फिनलैंड कहाँ है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कोई भी इंडेक्स जारी कर दिया जाए, ज़्यादातर ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग में, फर्स्ट सेकंड टाइप की रैंकिंग में आ ही जाते हैं। ये बहुत हाई फाई कंट्रीज हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं। ये किसी न किसी रैंकिंग में अपनी जगह बना ही लेते हैं ये। ठीक है? तो ये इनके महासचिव हैं। कौन? पेटेरी तालस। ये फिनलैंड के रहने वाले हैं, महासचिव हैं। अध्यक्ष भी हैं, इनके अध्यक्ष भी हैं, वो जर्मनी के हैं। जर्मनी के हैं, इनका नाम क्या है? गेरहार्ड एड्रियन। गेरहार्ड एड्रियन लिख भी देता हूं यहां पे, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट दिमाग में रखेंगे, माइंड में कभी कभी पूछ लिया जाता है हार्ड, क्योंकि सारे ये वीडियो सारे एग्जाम्स के लिए हैं, तो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं। एड्रियन, ठीक है? गेरहार्ड एड्रियन इसके अध्यक्ष हैं, और पेटेरी तालस इसके महासचिव हैं, जो फिनलैंड के रहने वाले। क्लियर है? अगला देख लेते हैं चलते चलते। न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ, हर रोज की तरह एक क्वेश्चन, न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जितना भी वीडियोस मैंने बताया पॉज करिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए, और मैंने इलोबरेट करके समझाया हुआ है उसको एंजॉय कीजिए। न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त को।
अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए मनाया जा रहा है। न्यूक्लियर टेस्ट को रोककर मानवता की ओर ध्यान देने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी कब से, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2009 से। अब तक आधिकारिक तौर पर टोटल 9 देशों को मान्यता मिली है कि जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं, बट ये डे बाय डे और भी बनाते जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनको रोक लगाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। सबसे तो इनकी सीरीज भी देख लेते हैं कि भाई जो 10 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। रूस सबसे ज़्यादा, फिर यूएसए, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर ब्रिटेन, फिर पाक, फिर इंडिया, ठीक है, फिर इजराइल और लास्ट में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया काफ़ी आजकल सुर्खियों में रहता है, नॉर्थ कोरिया। तो ध्यान रखेंगे इनका ये सीक्वेंस है। रूस के पास सबसे ज़्यादा है, अमेरिका, फिर उसके बाद फ्रांस, फिर चीन, फिर ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। आधिकारिक तौर पर इन लोगों के पास है। बाकी और भी हैं जिनकी लिस्ट निकलना बाकी है। ठीक है, ये थे वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।